Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 27th August, so let's get started. First news is with respect to terrorist attack in Balochistan province. Pakistan called them terrorists, but they call themselves as liberator. बलूचिस्तान प्रोविंस अगर आप पाकिस्तान के मैप पर देखेंगे तो ये जो पूरा रेड में देख रहे हैं आप यहाँ तक, दिस इज ऑल अबाउट बलूचिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान का 40% से ज्यादा एरिया कैरी करता है एंड पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मिनरल वेल्थ भी इसी एरिया में। बट यहाँ पर काफी टाइम तक इंसर्जेंसी चलती रही, जिस वजह से पाकिस्तानी फोर्सेस स्पेशली जब जब उनके यहाँ पर मिलिट्री रूल लगा तब इनको और ज्यादा मिलिटरीली सब्जुगेट किया गया। एंड सिमिलरली इनकी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ का इकोनॉमिक नेग्लेक्ट। बिकॉज अनलाइक इंडिया जिसने अभी अपने सभी रीजन्स और पूरी डाइवर्सिटी का ध्यान रखा, पाकिस्तान ने गलती ये की कि उसको हमेशा लगता रहा कि ये जो पंजाब एरिया है पाकिस्तान का, बस यही असली मुसलमान रहते हैं, बाकी सब और कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो एक इल्यूजन में रहता है पाकिस्तान, एक पठान 10 पे भारी, वो ये पंजाबी रीजन वाले मुस्लिम्स की वजह से ही वो एटीट्यूड है और उन्होंने हमेशा यहाँ रहने वाले मुस्लिम्स को सिर्फ सब्जुगेट किया है। राइट, तो जानबूझकर वहां की इकोनॉमिक वेल्थ एक्सप्लॉइट तो की गई इन द नेम ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, सी पैक भी आपको पता है गौधार तक जाता है। सी पैक पे चाइनीज इंजीनियर्स पे भी अटैक करते हैं ये लोग बलोचिस्तान, कि उनको लगता है आप हमारी मिनरल वेल्थ ले रहे हो, उसके अलावा हमें मिलिट्री सब्जुगेट भी कर रहे हो। काफी इंस्टेंसेस इवन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी कहे थे दैट देयर हैज बीन वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ एनफोर्स डिसअपियरेंस। आप अरेस्ट करते हो और फिर कहीं ले जाकर फेक एनकाउंटर या फेक किलिंग कर देते हो। तो ये सभी रीजंस हैं जिस वजह से बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी आज भी जारी है। एंड ऐसा नहीं है कि इसे मिलिटेंट इंसर्जेंसी, अगर आप यहाँ की प्रोटेस्ट देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव विमेन रहती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी इकोनॉमिक नेग्लेक्ट ज्यादा होता है तो घर चलाना मुश्किल होता है, सबसे ज्यादा असर उसका विमेन पर पड़ता है। नेक्स्ट इज दिस रीजन इज कॉल्ड एज सिस्तान एंड बलूचिस्तान, और यहीं पर एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है जिसका नाम है जैश अल अदल। ओके, और आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले हमने न्यूज़पेपर में किया था, ईरान और पाकिस्तान के बीच फायर्स भी एक्सचेंज हुई थी, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। उसको लगता है कि आप भी कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और पाकिस्तान को भी लगता है कि आप भी कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, जैसा कि आप ये जो पिंक कलर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बलोच पॉपुलेशन रहती है यहाँ। अब कुछ बलोच पॉपुलेशन चली गई है ईरान साइड और कुछ चली गई है पाकिस्तान साइड। राइट, सिमिलरली यहाँ आप जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं उसमें भी यही प्रॉब्लम है। कुछ पश्तून पॉपुलेशन रह गई पाकिस्तान साइड दुरंत बॉर्डर, और कुछ चली गई है अफगानिस्तान साइड जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज पश्तून्स। अब इसीलिए जो अफगानिस्तान में आज तालिबान है वो ये कहता है कि हम ये जो दुरंत लाइन है इसको नहीं मानते। दुरंत लाइन इज ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, उनका उनके अकॉर्डिंग जहां जहां तक पश्तून पॉपुलेशन रहती है वो अफगानिस्तान है। ठीक है, दैट मीन्स अगर अफगानिस्तान आज के तालिबान से पूछा जाए तो वो ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं वो इसको बॉर्डर मानेगा। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग ये जो पश्तून डोमिनेटेड एरिया है ये पूरा अफगानिस्तान का पार्ट था। सिमिलरली बलूचिस्तान के लोग मानते हैं कि जिसने में हमारी बलोच पॉपुलेशन रहती है, जो पिंक कलर आप देख रहे हैं, ये पूरा हमारा एक अलग प्रोविंस हुआ करता था बलूचिस्तान। पाकिस्तान में सारी जो पावर और इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैप्चर किए गए, दैट ऑल हैज बीन डन बाय दिस, यू आर सीइंग इन दिस ब्राउन कलर कॉल्ड एज पंजाबी मुसलमान। Okay, ये जो रीजन आप देख रहे हैं इन लोगों ने ही पूरा पाकिस्तान में पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इकोनॉमिक पावर कैप्चर की हुई है। ठीक है? अब होता यह है कि बलूचिस्तान में आपको सी पैक प्रोजेक्ट लाना है तो अब सारे जो वर्कर्स हैं वो इस एरिया से ला रहे हैं, पंजाब वाले एरिया से। यानी कि सीधा सीधा बलूचिस्तान में एक डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, और इसी के अगेंस्ट फिर उनको हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा एंड एक इंसर्जेंसी क्रिएट हो गई है जिसके रिस्पेक्ट में ही ये बॉम्बिंग्स हुई है। येलो कलर में आप जो देख रहे हैं वो ये सिंध रीजन हुआ करता था। सबसे ज्यादा सिंधी माइग्रेट होकर फिर इंडिया में ही आए। ठीक है, आपने देखे होंगे कपड़ा व्यापारी होते हैं सबसे ज्यादा, दिल्ली से लेके हमारे भोपाल तक देर आर सो मेनी सिंधीज, दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम दिस रीजन, एंड दिस रीजन ऑफ पंजाब ये हमारे इंडिया के पास है।
ओके, तो ये इसकी पूरी कहानी है। बाकी अभी हम इस पे दोबारा और बात करेंगे आगे। So Balochistan has been the scene of a long-running insurgency in Pakistan with an array of separatist group staging attacks mainly on security forces. क्योंकि इन पे फोर्स डिसअपेरेंस, फेक एनकाउंटर और इवन इनकी विमेन के साथ भी कई बार जब प्रोटेस्ट होते हैं तो ये एलिगेशन लगाती हैं कि आर्मी वाले हमारे घर में जबरदस्ती आ जाते हैं इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी एंड फिर हमसे घंटों तक खाना बनवाते हैं। तो उस तरीके मतलब वही है कि अभी को मिलिट्री अगर सिविलियन एरिया में लग गई तो फिर उसकी पूरी जरूरतों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। This lady is really mentally ill. Okay, I have no shame in using such words because ये कुछ भी बोलती हैं। इनका कहना था कि किसान आंदोलन जब हुआ था तो डेड बॉडीज वर हैंगिंग एंड रेप्स वर टेकिंग प्लेस एट द प्रोटेस्ट साइट। ओके, इवन बीजेपी ने खुद भी वार्न किया है कंगना को कि इस तरह के कमेंट्स फार्मर रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं देंगी आप। एनीवे, सेंटर येट टू लिस्ट वायलेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स बाय कुकीजो ग्रुप, केएनओ लीडर का ये कहना है। अब देखिए यहां पर दो बातें समझिए, यहीं पे लिख लेते हैं। मणिपुर में जो पूरी लड़ाई है वो किसके बीच में है? मिताई एंड कुकीज, राइट। अब ये जो कुकी हैं देवर मेजोरिटी, ये काफी सारे मिजोरम में भी रहते हैं, लेकिन मणिपुर में ये लोग रहते हैं मोस्टली हिल्स एरिया में, मिताई रहते हैं प्लेन एरियाज में। इनकी जो रिलेशनशिप है कुकीज की, ये मीजोस के साथ भी बहुत ज्यादा है और ओवरऑल ये कुकीजो कम्युनिटी ये म्यांमार के चिन एरियाज तक एक्सटेंड करती है, राइट। तो मिजोरम का हमेशा सपोर्ट कुकीज की साइड रहा है। मिताई की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 54% समथिंग, इनकी बचती है 46 समथिंग। कुकीज अगर आप अभी देखेंगे तो सर्विसेज में थोड़े बेटर हैं एज कम्पेयर टू मिताई। तो उसी की वजह से फिर जब मिताई को वहां के हाई कोर्ट ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने जब मिताई के लिए रिजर्वेशन दे दिया तो कुकीज भड़क गए थे और ये दंगे शुरू हुए, लड़ाइयां। कुकीज एक और चीज के लिए बदनाम है, उनका ये कहना है कि ये जो कुकीज हैं ये लोग काफी ज्यादा ड्रग कल्टीवेशन करते हैं। बट कुकीज का स्टैंड ये है कि ड्रग कल्टीवेशन करते हम लोग हैं, लेकिन उसको पूरा मार्केटिंग, ट्रेडिंग और प्रॉफिट सारे मिताई पॉलिटिशियंस अपनाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी पूरी कहानी है। दूसरा, कुछ साल पहले अराउंड 2008 के अराउंड यहां पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट बिटवीन मणिपुर गवर्नमेंट, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री एंड इंसर्जेंट ग्रुप। ये जो कुकीज के इंसर्जेंट ग्रुप थे, ठीक है, इनके बीच में। और ये डिसाइड हुआ था कि एक सीज फायर होगा। बट यहां पर अब जाकर मणिपुर ने कहा है कि हम रिफ्यूज कर रहे हैं इस सीज फायर को एक्सटेंड करने से, ठीक है। दे हैव रिफ्यूज टू एक्सटेंड इट, यानी कि अब ये लड़ाई एक तरीके से इनके बीच में फिर से शुरू होगी, राइट। इसको कहा गया था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट। तो अब मणिपुर गवर्नमेंट का ये जो स्टैंड है कि हम इस पैक्ट को एक्सटेंड नहीं करेंगे और स्ट्रॉन्ग मेजर्स लीजिए इन ग्रुप्स के अगेंस्ट, तो ये कितना सक्सेसफुल होता है या नहीं ये तो टाइम बताएगा। Manipur Assembly passed a resolution abrogating the suspension of Operation Pact with United People Front and the KNO, okay, blaming that these groups for instigating violence in the state। इनका कहना है कि यही ग्रुप हैं जिन्होंने यहाँ पर ये दंगा फसाद शुरू किया था। ओके, दिस इज नॉन एज कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उनका ये मानना है कि इन लोगों ने सीज फायर के नाम पर पूरी तरीके से पीस स्टैब्लिश नहीं किया, ये ग्राउंड लेवल पर एक्टिव रहे। और अब जब ये कुकी मिताई की लड़ाई चल रही है उसमें यही लीडर सबसे ज्यादा एक्टिव हैं केएनओ के। तो हम इनके साथ जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट था 2008 का ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट, इसको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। अब कुकीज जो है उनका ये डिमांड है कि हमें आप एक काम कीजिए कि विद इन मणिपुर, ये विद इन मणिपुर हमें अपने कुकी एरियाज को रन करने के लिए एक ऑटोनॉमी दे दीजिए, ठीक है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दे दीजिए या फिर रीजनल लेवल पर दे दीजिए। कि इनका ये डिमांड है कि विद इन मणिपुर हमें अपना गवर्नेंस अलग से करने की परमिशन दी जाए। चलिए नेक्स्ट लद्दाख। मैंने इस पे आपके साथ ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में वीडियो कर दिया था कि लद्दाख क्यों डिमांड कर रहा है 6th शेड्यूल में इंक्लूड होने की। देखिए 6th शेड्यूल में जब आप इंक्लूड हो जाते हो तो आपको ऑटोनॉमी मिल जाती है विद रिस्पेक्ट टू सम पॉलिटिकल मैटर्स, विद रिस्पेक्ट टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, इकोनॉमिक मैटर्स एंड योर ओन कल्चरल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने खुद के एक विलेज कोड बना सकते हो। हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इन पे लागू होगी या नहीं होगी ये डिसाइड करेंगे हमारे गवर्नर साहब।
ओके, आप अपना खुद का ऑटोनॉमी के हिसाब से अपना रन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी सपोज की पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी पॉपुलेशन है, तो फिर आपको दे दिया जाएगा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। लेकिन अगर उस एक डिस्ट्रिक्ट में कई रीजन्स, कई अलग अलग ट्राइब्स रह रहे हैं, तो फिर सभी के लिए अलग अलग बना दिए जाएंगे ऑटोनमस रीजनल काउंसिल। ठीक है, ऑटोनमस रीजनल काउंसिल, ऑटोनमस रीजनल काउंसिल। ठीक है, ये चीजें प्रोविजंस किए जाते हैं सिक्स शेड्यूल में। मोस्टली फोकस क्या होता है, सबसे बड़ा इनका कंसर्न होता है हमारा लैंड, आउटसाइडर्स आके हमारे लैंड ना ले लें। लद्दाख का तो सबसे बड़ा यही कंसर्न है कि आउटसाइडर्स आके यहाँ पे लैंड परचेज करना शुरू कर देंगे तो हम लोग खुद अपनी ही एंसेस्टर लैंड पर माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे, आउटसाइडर्स मेजोरिटी में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा इनका होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। लद्दाख को काफी टाइम से थ्रेट सता रहा है कि हमारी जमीन पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर उल्टा हमारे लैंड भी ले लिए जाएंगे एंड उल्टा हम लोग जॉब से भी डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये क्या चाहते हैं कि हमें सिक्स शेड्यूल दिया जाए और हमें अपनी खुद की एक लद्दाख पीएससी दे दी जाए, ताकि हम लोग अपना रिक्रूटमेंट खुद करेंगे और हमारे ही लोगों के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन के प्रोविजंस करे जाएं। और दूसरा इनका एक और जो शायद जेन्युइन भी है, वो है कि इकोलॉजी। आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर हमारी इकोलॉजी को थ्रेटन कर सकते हैं। ग्लेशियर मेल्टिंग के इंसिडेंट्स ऑलरेडी बढ़ते जा रहे हैं। राइट, लद्दाख में क्लाउड बर्स्ट के भी इंसिडेंट्स काफी ज्यादा हो गए हैं। एंड दूसरा कि आप यहाँ पर टूरिज्म प्रमोट करने के नाम पे हमारे एरिया में पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये मेजर रीजंस हैं जिस वजह से लद्दाख चाहता है कि हमें सिक्स शेड्यूल दिया जाए। काफी प्रोटेस्ट भी हुए, सोनम वांगचुक ने काफी दिन तक भूख हड़ताल भी की, बट सरकार ने फिर भी नहीं सुनी। अब इसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एटलीस्ट जो वहां के लद्दाख के लोगों का कहना है कि हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमारी मूवमेंट को 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस कर लिए गए। अभी लद्दाख में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह एंड कारगिल, और दोनों के पास अपने ऑटोनमस रीजनल काउंसिल भी हुआ करते थे। अब उनका टेन्योर खत्म हुआ है तो अभी वो डिसॉल्व हो गए हैं फिलहाल। 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, जस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। गवर्नमेंट सेइंग दैट दिस विल बोस्टर द गवर्नेंस। लद्दाख के पास अभी सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, लेह एंड कारगिल, विद ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ये इलेक्ट होते थे इनके यहाँ पर, बट अभी इनका टेन्योर खत्म हो चुका है तो इनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पूरी तरीके से पूरा लद्दाख अभी ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चल रहा है, यानी कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में। ओके, तो ये जो लद्दाख के लिए काउंसिल है एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, दे ऑल हैव बीन डिमांडिंग दी स्टेटहुड सिंस 2022। और अगर स्टेटहुड नहीं तो एटलीस्ट यूनियन टेरिटरी का दर्जा इनको चाहिए, बट सिक्स शेड्यूल के साथ। ठीक है, सिक्स शेड्यूल के बेनिफिट मैंने आपको बताया ऑलरेडी। और बाकी आप मेंस 450 प्लस में जो मैंने सिक्स शेड्यूल डिटेल में लिया था अलॉन्ग विद लद्दाख डिमांड, प्लीज उसको देख लेना। ठीक है, सिक्स शेड्यूल उसमें मैंने आपको वो सब भी ले लिया जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एएम टीएम 4 स्टेट्स को दिया गया है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, वो सब भी मैंने आपको उसी एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया। उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा प्लीज, ताकि ये कंसेप्ट आपको पूरा एक ही जगह क्लियर हो जाए। द इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर दिस सिक्स शेड्यूल विल प्रोवाइड देम job reservation for locals, 2 Lok Sabha and 1 Rajya Sabha seat for the region have also been featured in their demand। अब जितनी वहां की पॉपुलेशन है, इट इज वेरी टफ कि वहां पे 2 लोकसभा सीट उनको मिल सके। एक मिल सकती है, राज्यसभा में भी एक मिल सकती है, बट 2 लोकसभा सीट इट्स रियली टफ। पॉपुलेशन बहुत कम है उनकी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं इसी के रिगार्डिंग कि सिक्स शेड्यूल हम लोग आर्टिकल 244 के अंडर में प्रोवाइड करते हैं। 4 स्टेट्स को दिया गया है अभी तक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाती है ऑटोनॉमी, आपको बना के दे दी जाएंगे ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा ट्राइब्स हैं तो फिर उनके लिए सबके लिए अपने अपने रीजनल काउंसिल बन जाएंगे। अब ये जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं वो मोस्टली 30 मेंबर्स होते हैं उसमें, जिसमें 4 को नॉमिनेट करते हैं खुद गवर्नर और 26 आर इलेक्टेड। एक एक्सेप्शन रखा गया, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल असम में जो है उनको दिए गए 40 मेंबर्स इंस्टेड ऑफ 30, अदरवाइज सबको 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और अगर डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा रीजनल काउंसिल है तो ईच ऑटोनमस रीजन विल हैव ए सेपरेट रीजनल काउंसिल। ओके, पावर्स की बात करें तो सिविल एंड जुडिशियल पावर्स होती है, जैसे आप खुद अपने विलेज कोर्ट्स बना सकते हो। ठीक है, गवर्नर स्पेसिफाई करेंगे कि हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन इन पे लागू होगी या नहीं, या फिर किस केस में लागू होगी। लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो वो अपनी खुद की लॉ बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोशल सिक्योरिटी, फिशरीज, एंटरटेनमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, फॉरेस्ट। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लैंड एंड फॉरेस्ट, राइट।
एंड द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट की जो एक्ट होंगे वो अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, या फिर किसी मॉडिफिकेशन या एक्सेप्शन के साथ अप्लाई होंगे, तो ये सब डिसाइड करेंगे मिस्टर गवर्नर एंड मिस्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तीन इसके मेन पावर्स हैं। लद्दाख की डिमांड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, बाकी आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा सिक्स शेड्यूल क्लियर हो जाएगा। अभी हम आगे चलते हैं। नो सी दिस व्हाई आई एम ऑलवेज अगेंस्ट दिस स्टैच्यूज, क्योंकि देखिए हम जब सरदार पटेल की स्टैच्यू बनाई गई थी वो भी आज तक अपने पैसे पूरे रिकवर नहीं कर पाया। दिखाया गया कि इसमें इमेंस टूरिज्म पोटेंशियल होगा, बट बारिश हुई उसके बाद उसमें पानी टपकने लगा था अंदर। सिमिलरली हमारे यहाँ भी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया था, बहुत हजारों करोड़ खर्च कर दिए गए थे। सिर्फ एक ही दिन आंधी आई थी एंड सारे ऋषियों की मूर्तियां इधर उधर गिर के चली गई। ठीक है, और वो सब चाइनीज कंपनी से बन के आई थी। उसी तरीके से 35 फुट शिवाजी स्टैचू अनवील्ड बाय पीएम लास्ट ईयर कोलैप्सेस। तो बात ये नहीं है कि ये बनाना सही है गलत है, लेकिन इनमें मैसिव लेवल पर करप्शन होता है। 1 करोड़ के 4 करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं। ओवर बिलिंग बहुत ज्यादा होती है, और अंदर से ये देखिए आप पूरा मटेरियल जो अंदर होता है पूरा हॉलो होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पोला होना। ओके, सो अगर आज भी लोग सिर्फ ये सब देखे कि अच्छा आपने हमारे लिए ये बना दिया, स्टैचू बना दिया हमारे लीडर्स का, ये सब देख के अगर लोग वोट दे रहे हैं तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट डिजर्व करते भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। और जेएनयू ने एक अच्छी मुहिम की है। एक्चुअली बच्चे काफी टाइम से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी डिमांड थी कि आप हमें कास्ट वाइज ब्रेकअप दीजिए स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो इसको जेएनयू ने एग्री करा है, हम बिल्कुल देंगे। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक डेप्राइवेशन इंडेक्स बनाया है, जिसमें सिर्फ रिजर्वेशन अकेला नहीं देखा जाना चाहिए। और यही मैं कहता हूँ कि अगर रिजर्वेशन में कोई रिफॉर्म करने हैं, तो कास्ट कास्ट के नाम पर या इकोनॉमिक के नाम पर नहीं, दोनों नाम पे नहीं दिए जा सकते सिंगल हैंडेडली। कास्ट में इसलिए क्योंकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी कास्ट इक्वली सफर नहीं कर रही हैं इस वक्त, एटलीस्ट पिछले 70 साल से। कुछ फॉरवर्ड आ चुकी हैं एसटी एससी में, कुछ नहीं आई हैं। तो डेप्राइवेशन इंडेक्स में मैटर करता है एक आपकी कास्ट, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। आप मान सकते हैं करीब 70% वेटेज इसी को मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम रीजन का भी लेवल होना चाहिए। दिल्ली में पढ़ रहा है एससी का बच्चा और छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे एससी के बच्चे के आईक्यू लेवल पे बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, रिजर्वेशन आप दे दोगे कंबाइन तो दिल्ली वाला ले जाएगा, छत्तीसगढ़ वाला पीछे रह जाएगा। सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट चीज है पेरेंट्स एजुकेशन। क्या हमारी जनरेशन में पीछे के पेरेंट्स को अगर हम देखें तो कितनी जनरेशन पहले एजुकेशन एक्सेस शुरू हुआ था। ठीक है, जैसे टीना डाबी की फैमिली, शी वॉज द थर्ड जनरेशन हु गॉट एजुकेशन, बट हर एससी के केस में ऐसा नहीं है। तो ये तीन फैक्टर जब तक हम नहीं डिवाइड करेंगे, ये तब तक हम एग्जैक्टली रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दे सकते उनको। राइट, दिस इज कॉल्ड एज डेप्राइवेशन इंडेक्स, जो आपको अपने वे फॉरवर्ड में लिखना चाहिए या इंटरव्यू में बोलना चाहिए जब भी आपसे रिजर्वेशन टाइप की चीजें पूछी जाए। चलिए, अब बंगाल हैज नॉट सेट अप न्यू कोर्ट्स फॉर रेप केसेस। अब ममता बनर्जी ने थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था कि आप एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लॉ बनाइए। ठीक, पर सच्चाई ये है कि सेंटर ने अपनी स्कीम्स के अंडर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने के लिए, पॉक्सो एंड रेप केसेस हैंडल करने के लिए जो फंड दिया था, उससे भी बंगाल गवर्नमेंट ने आज तक एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया है। West Bengal government for failing to establish courts to hear cases of rape and those charged under the POCSO Act under a centrally sponsored scheme। ठीक, मिस बनर्जी इन्होंने लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, सीकिंग ए स्ट्रिंजेंट सेंट्रल लॉ टू कॉम्बैट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन द वेक ऑफ द रेप एंड मर्डर ऑफ ए डॉक्टर, जो बंगाल में केस हुआ है। ठीक है, इसके लिए सेट किए जाते हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ताकि जस्टिस जल्दी मिल सके। बट यहाँ पे बंगाल ने कोई सेट ही नहीं किया है। उसके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 48,000 से ज्यादा रेप केसेस एंड पॉक्सो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो फिर वो फास्ट ट्रैक वर्ड ही हटा देना चाहिए। ठीक है, अगर फास्ट आप जस्टिस दे ही नहीं सकते तो फिर उसका कोई सेंस ही बनता। यूनियन गवर्नमेंट एलोकेटेड 123 फास्ट ट्रैक special court to West Bengal, including 20 exclusive POCSO court and 103 combined courts for both rape and POCSO cases. However, by mid-June 23, none of these courts had been made operational। ठीक है, तो दूसरों पे एक दूसरे पे ब्लेम डालने की बजाय सबको अपने अपने अंदर झांकना चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट ने काम किया क्या है पेमेंट सेफ्टी के लिए। कल हमने ई सिगरेट की बात कर ली थी कि कैसे ये एक न्यू एडिक्शन बन गया जिसको कभी प्रमोट किया गया था एज अ सॉल्यूशन टू स्मोकिंग। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात कही है दैट बेल
should not suffer due to one's inability to find people to stand surety। अब देखिए जब भी बेल दी जाती है तो कुछ लोगों को आना पड़ता है जो कहते हैं कि हम श्योरिटी देते हैं, ये आदमी भागेगा नहीं, या हम इसकी श्योरिटी आपको देते हैं। बट द थिंग इज कि अगर सपोज कीजिए नॉन पर्सन भी है कोई, लेकिन वो एक क्रिमिनल केस में फंसा हुआ है, तो कितने लोग आएंगे उसकी श्योरिटी देने? ठीक, सिविल केस है तो फिर भी दे देंगे, क्रिमिनल केस में कितने लोग आएंगे? तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बेल सिर्फ इसलिए डिनाई मत कीजिए कि आपकी श्योरिटी देने के लिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से बेल प्रोविजन को थोड़ा सा इजी बनाने की बात की गई है। और भी एलिगेशंस लगे हैं यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केरल फिल्म इंडस्ट्री में। ये सब हेमा पैनल रिकमेंडेशन, ये सब बातें हमने पिछले कुछ दिनों में कर ली है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप से डायरेक्टली फाइल एक्सेस करके देख सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री डिफाइंस लिटरेसी, फुल लिटरेसी इन पुश फॉर एडल्ट लिटरेसी। अब हमने एक प्रोग्राम चलाया था, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 15 ईयर से ज्यादा के जो लोग हैं, जो इलिटरेट रह गए, उनको हम एजुकेशन दे पाएं और एक 100% लिटरेसी अचीव कर पाएं। New India Literacy Program, a 5-year program from 22 to 27. It aims to onboard 1 crore learners aged above 15 every year across all state and union territories. अब लिटरेसी को हमारे यहाँ डिफाइन किस तरीके से किया जाता है? तो इट इज एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कंप्यूट विथ कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड क्रिएट अलोंग विथ क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सच एज डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। सो फुल लिटरेसी अचीव करना तो खैर उतना आसान नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि अगर आप 95% लिटरेसी भी अचीव कर लेते हो तो आपको पूरी तरीके से लिटरेट माना जाएगा। नॉन लिटरेट पर्सन मे बी कंसिडर्ड एज लिटरेट अंडर NILP if he has been declared literate after taking the foundational literacy and numeracy assessment test। अब ये पास कर लीजिए, अगर आप 15 साल से बड़े हैं और आपने कभी पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में, अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हो तो आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा दैट यूर ए लिटरेट पर्सन। 2011 सेंसस। अब देखिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाने में भी शर्म आती है कि हम आज 2024 में बैठे हैं एंड हम कहाँ का सेंसस रेफर कर रहे हैं? 2011 का। बहुत ज्यादा डिले हो चुका है सेंसस में। ठीक है, तो एज पर 2011 सेंसस 25 करोड़ पीपल आर नॉन लिटरेट इन इंडिया इन एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव, जिसमें 9 करोड़ मेल हैं और 16 करोड़ फीमेल हैं। Non-literate individuals face disadvantage such as financial transaction उन्हें समझ नहीं आते, जॉब एप्लीकेशंस वो नहीं लिख सकते, अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स एंड पार्टिसिपेशन इन हायर प्रोडक्टिविटी सेक्टर। ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेज हो जाते हैं उनके लिए। मिजोरम। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन मिजोरम। देखिए यहाँ पर एक बांग्लादेश से आपने पहले एक कम्युनिटी का नाम पढ़ा होगा, चकमा हजोंग। राइट, ये बांग्लादेश के ही चिटागोंग हिल्स ट्रैक से भाग कर आए थे 1971 में, जब मिलिट्री ने वहां पे क्रैकडाउन शुरू किया था। और ये मोस्टली सेटल कहाँ हुए जाकर? फिर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसी तरीके से आज एक और कम्युनिटी जिसको ये लग रहा है कि बांग्लादेश में हमारे साथ गलत हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज खूमी, या फिर इनको दूसरे नाम से जाना जाता है खामी या फिर कामी। ठीक है, दे आर कंसंट्रेटेड इन 3 एरियाज ऑफ चिटागोंग हिल ट्रैक एंड इनकी पॉपुलेशन है जस्ट 5000, लेकिन इनकी 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है म्यांमार में भी। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि मिजोरम में इनको मदद मिले, वहां पे ये अपने कैंप सेटअप लगाएं, अपनी आर्मी तैयार करें और बांग्लादेश में जो इनका एंसेस्टर लैंड है पूरा चिटागोंग हिल, उसको दोबारा रिट्रीव करें। राइट, तो इसी तरह का एक लेटर हुआ जो सेंड किया गया था मिजोरम के चीफ मिनिस्टर लालदुहोमा को। उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि हमें आर्मी कैंप अपने यहाँ लगाने में मदद की जाए। अब वो वैसे बात है, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती है सर, कभी इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी मदद करना तो बात अलग है, बट फिर वो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस खराब होने वाली बात आ जाती है। ठीक है, बट इनका भी अब कहना सही है कि चकमा हजोंग की तरह हम भी भागकर नहीं जा सकते यहाँ से, ये हमारा एंसेस्टर लैंड है एंड वी विल रिकवर इट। They are facing lot of difficulties and oppression from the Bangladesh Armed Forces and nationalist group, necessitating a strong resistance force to protect our motherland। और म्यांमार में ऑलरेडी ट्रबल चल ही रहा है, वो लड़ने के लिए तैयार हैं। The Kumi and Kuki Chin people are members of Zo ethnic group, जिसकी अभी हमने फ्रंट पेज पे बात की थी। ठीक है, Zo Kuki वाला। ओके, टू विच द डोमिनेंट मिजोस ऑफ मिजोरम बिलोंग। तो ये सब एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। चिटागोंग हिल के ले लीजिए, मिजोरम के ले लीजिए,
या फिर उधर म्यांमार के चीन स्टेट के ले लीजिए, दे ऑल बिलोंग टू वन ग्रुप ओनली। ठीक है, तो एक दूसरे की मदद शायद वो कर भी सकते हैं। प्रज्ञान रोवर रिवील्स द साइन ऑफ मैग्मा ओशियन ऑन एंशिएंट मून। तो हाँ, इसने ये बात की है कि यहाँ पे मैग्मा के एविडेंसेस प्रॉपर मिले। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके नीचे कोई जरूरी ये वॉल्केनो ही रहे होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। मून जब बना होगा बिलियंस ऑफ ईयर पहले, ठीक, तो हमारा अर्थ भी कूल डाउन हुआ धीरे धीरे। ठीक है, नीचे की हमारी लेयर कोर बन गई, बीच की फिर मेंटले बन गई, उसके अंदर थोड़ा सा मैग्मा रह गया जो वोल्केनिक इरप्शन के साथ साथ आता है। ठीक है, इसी तरह मून भी कभी कूल डाउन हुआ होगा जब बना होगा, तो उसकी जो टॉप लेयर थी वो पूरी की पूरी आज भी जब ठंडी हुई तो वो पूरी की तरह मैग्मा से कवर रह गई। और क्योंकि ये सारी खोज हमारे चंद्रयान ने कहाँ की है, साउथ पोल में, जहां पे सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है, और साउथ पोल सबसे ज्यादा अनडिस्टर्ब एरिया रहा है, तो वहां पर इसके एविडेंसेस मिले कि यस देयर आर साइन ऑफ मैग्मा ओशियन। तो ये मैंने आपको 2 दिन पहले भी ग्रुप में पोस्ट किया था, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम ग्रुप पे ये। ठीक है, वही सेम चीज मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ, द जियोलॉजिकल डिस्कवरीज ऑफ मून बाय चंद्रयान। तो डिस्कवरीज क्या हुई है, और दूसरा कि आखिर इस डिस्कवरी के सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। तो पहले तो 2 दिन टर्म समझ लीजिए यहाँ पर। फर्स्ट इज एनॉर्थोसाइट। ये एक तरह का इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है, कंपोज प्रेडोमिनेटली ऑफ कैल्शियम रिच प्लेगियोक्लेस फेल्सपर। ओके, बस इतना याद रखिए अभी के लिए, एनॉर्थोसाइट इग्नियस रॉक है एक तरह का। ठीक है, और यही उसके सरफेस पे सबसे ज्यादा मिला है। देन एटकिन बेसिन, दिस इज द लार्जेस्ट क्रेटर। हमें पता है चांद पे बहुत सारे क्रेटर्स बने हुए हैं, उसमें से ये सबसे लार्जेस्ट क्रेटर है इन आवर सोलर सिस्टम, मेजरिंग 2500 किलोमीटर अक्रॉस, 8 किलोमीटर डीप। ठीक है, तो प्रीलिम्स में अगर कभी सीधे एटकिन बेसिन पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हो, या एनॉर्थोसाइट पूछा जाए तो भी आप आंसर कर सकते हो। कई बार ऐसे टर्म बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। ओके, तो चांद चंद्रयान 3 जब मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट ईयर प्रीलिम्स में, तो मैंने आपको उसके 5 पेलोड क्लियर किए थे, क्योंकि कभी मेंस में लिखने को आ सकते हैं इस बार। ठीक है, वो सब मैं आपको पहले करवा दिया है। उसी में से एक पेलोड था अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर, एपेक्स 23। इसी ने ये चीज डिस्कवर की है। इसे मिले यहाँ पर एविडेंस ऑफ फेरोन एनॉर्थोसाइट। ठीक है, दैट इज ए काइंड ऑफ इग्नियस रॉक। These are one of the major lunar rock types and are thought to be pieces of original lunar crust। जब मून बना होगा कभी, उस टाइम पर जो क्रस्ट बनी है इसकी, ये उसी के ओरिजिनल माना जा रहा है। यूनिफॉर्मिटी है सॉइल कॉम्पोजिशन में। ऑल 23 सैंपल्स कंप्राइज मेनली ऑफ फेरॉन एनॉर्थोसाइट, ए मिनरल दैट इज कॉमन ऑन मून। इट सजेस्ट दैट द टॉप सॉइल नियर द लैंडिंग साइट इज फेयरली यूनिफॉर्म। हम सिर्फ साउथ पोल की बात कर रहे हैं अभी। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि ये जो एनॉर्थोसाइट है पहली बार डिस्कवर हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है। नासा के मिशन या रशिया का लूना मिशन, इन सब ने भी यही चीजें डिस्कवर की थी, बट उन्होंने डिस्कवर की थी इक्वेटर के पास। चंद्रयान 3 ने इक्वेटर ने डिस्कवर की है साउथ पोल के साइड। प्रेजेंस ऑफ मैग्मा ओशियन, द प्रेजेंस ऑफ फेरोन एनॉर्थोसाइट इज ए रेमनेंट्स ऑफ द ओशियन ऑफ लिक्विड मोल्टेन रॉक। जैसे हमारे यहाँ मेंटले है आज, उसके ऊपर क्रस्ट है। ठीक है, वहां पर हो सकता है कि पूरा का पूरा एक मोल्टन ओशियन जैसा ही रहा हो, जो धीरे धीरे ड्राई हुआ हो फिर। ठीक है, evidence of meteorite crash, it might have occurred in the region 4 billion years ago and it is thought to have made south pole एटकिन बेसिन अबाउट 350 किलोमीटर फ्रॉम दिस साइट, और जहां पर हमने ये एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो साउथ पोल पर ये जो बेसिन है, ये माना जाता है कि ये शायद मेट्रॉइड के क्रैश होने से ही बना होगा। प्रेजेंस ऑफ मिनरल, traces of magnesium and sulfur on the lunar surface. Magnesium might have thrown up to surface from the deep inside the moon due to meteorite crash। जब मेटेरॉइड ने इसको हिट किया होगा, तब इसके अंदर जितना भी ये मैग्नीशियम रहा होगा, तो ये बाहर आया होगा उस हिट होने के बाद। सिग्निफिकेंस क्या है इस पे? फर्स्ट थिंग इज कि ये एलएमओ हाइपोथेसिस को कंफर्म करता है। अब एलएमओ हाइपोथेसिस क्या है? दिस इज लूनार मैग्मा ओशन थ्योरी, प्रपोज की गई थी 1970 में अपोलो 11 मिशन की लैंडिंग से जो सैंपल मिले थे उसको एनालाइज करने के बाद। ठीक है, कि लूनार पर मैग्मा का पूरा एक ओशन रहा होगा कभी। ओके, तो इसने भी उस हाइपोथेसिस को कंफर्म किया है। Lunar magma ocean theory states that when moon was formed 4.5 billion years ago, it began to cool and lighter material called ferron anorthosite floated on the surface. Okay, and even this anorthosite rocks, these are also common on the earth as well.
क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भी जगह जगह पर मैग्मा बाहर आता रहता है वोल्केनोस के थ्रू, और पहले जब हमारा भी अर्थ कूल हुआ था तब ये चीज हमारे यहाँ भी ऊपर मिलती थी। Informs about moon geological evolution. This measurement will serve as the first ground truth in the South Polar Highlands. ठीक है, साउथ रीजन जो साउथ पोल है मून का, वहां पे ये पहली बार कंफर्म किया गया है कि यहाँ पर भी इसी तरह के रॉक्स मिलते हैं। एंड दिस विल प्ले की रोल इन द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द मून। इट कंफर्म्स द अर्लियर फाइंडिंग, ना यूएसए का अपोलो मिशन हो या सोवियत यूनियन का लूना मिशन हो, उन सब ने इक्वेटर पे ये फाइंडिंग्स की थी जो हमने साउथ पोल पे की है। It will support the future mission. So presence of uniform composition on the lunar surface implies that region can be used as calibration point for remote sensing operation and can be used for planning future mission. ठीक है, तो ये चंद्रयान 3 की बात हो गई है, और मैंने आपको चंद्रयान 4 पर भी नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए थे। जब इसमें कोई और फर्दर डेवलपमेंट होंगे चंद्रयान 4 में तब हम उसकी भी बात करेंगे। ओके, सो वी आर डन विद दिस। आगे चलते हैं। आज नहीं, ये सारे आर्टिकल्स जो आए ये सब विमेन सेफ्टी के रिस्पेक्ट में ही आए हुए हैं। ये वाला भी है, ठीक है, दिस वन ऑल्सो। ये कह रहे हैं कि हम जितना करप्शन में पैसा चला जाता है उतने में तो हम पूरी यूनिवर्सल हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, बट करप्शन रोकना भी कोई आसान काम थोड़ी है दुनिया में, किसी भी देश में। ठीक है, यहाँ भी उन्हीं के वायलेंस की बात की गई है, यहाँ पर भी स्ट्रीट को सेफ बनाने की बात की गई है। ठीक है, बाकी हमने इस विमेन सेफ्टी पर काफी बातें की हैं थ्रू आउट द वीक। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। भारत न्याय संहिता में बहुत सारे सेक्शन है स्पेसिफिक, आउटरीचिंग द विमेन, मोडेस्टी एंड ऑल दोस थिंग्स। इंटरनेट पर विमेन की इमेज का ध्यान रखने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में प्रोविजंस रखे गए हैं। इसके अलावा पर्सनली विद इन दी हाउस, तो उसके लिए भी हम लोग लेकर आए प्रोटेक्शन फॉर विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, वर्क प्लेस पर उसके साथ कोई चीज ना हो तो उसके लिए हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट लेकर आए 2013 में। राइट, उसके बाद क्रिमिनल लॉ में कल हमने डिस्कस किया था, क्रिमिनल लॉ में भी अमेंडमेंट किए गए आफ्टर द निर्भया केस ऑफ दिल्ली गैंग रेप, जहां पर हमने ये कंपलसरी किया कि अगर आपकी वजह से जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है तो आपको भी डेथ पेनल्टी मिलेगी, या अगर वो फुली अनकॉन्शियस रह जाती है पूरी लाइफ के लिए, लाइक कोमा में चले जाना, जैसे अरुणा शानबॉग के साथ हुआ था, उसी तरीके से अगर आपने 12 साल की बच्ची के साथ किया है तो भी डेथ पेनल्टी होगी, 16 साल की बच्ची के साथ किया है तो लाइफ में रिगरस इम्प्रिजनमेंट होंगे। ये तीनों चीज हमने कल देख ली थी, क्रिमिनल लॉ में ये अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, इसके अलावा डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट हमारे पास पहले से है। सिमिलरली आजकल वेब सीरीज वगैरह में बहुत पूरी तरीके से एक ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है विमेन को, तो उसके लिए भी पहले से एक एक्ट बना हुआ है, दैट इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। कि बच्चे जो देखते हैं टीवी में वही वो सीखते हैं और वैसे ही उनकी माइंडसेट या इमेज बन जाती है दिमाग में। ठीक है, कि विमेन इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट, देन हमने बच्चियों के लिए पॉक्सो भी लेकर आए। इनफैक्ट ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। ठीक है, आप कोई अगर एडल्ट लड़की भी किसी अंडर 18 लड़के के साथ कुछ करती है तो ये गलत ही माना जाता है। और उसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हम लोग लेकर आए 1971 में। ये पूरा डिटेल वीडियो मैंने आपके पास ऑलरेडी पहले से बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए हम लोगों ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अमेंडमेंट किए। हमने जो लीव थी वो बढ़ा के और 26 वीक कर दी। देन फर्दर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी सेटअप की हमने, इसके लिए भी हम एक्ट लेकर आए थे 1990 में। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है, ये ना मणिपुर केस पे कुछ बोले, ना ब्रिजभूषण के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट हुआ तब कुछ बोले। ओके, देन इनको इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए हमने इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लेके आए, जो कि हमारे डीपीएसपी का भी पार्ट रहा। इक्वल वेज देना है सबको। ओके, उसके अलावा जो बैगिंग वगैरह में होता है तो उसके लिए हम लोग इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, उसमें भी मेजर फोकस विमेन पर ही रखा गया। देन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये चाइल्ड मैरिज एक्ट लेकर आए हम लोग 2006 में, और अब इसकी एज लिमिट भी हमने बढ़ा के कह दिया कि लड़कियों की भी मैरिज की एज कितनी हो गई है, 21 ईयर्स। राइट, तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर आई हैं विमेन के को लेकर, सेफ्टी को लेकर। ठीक है, इतने सारे एक्ट्स हैं तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी। द ओनली थिंग इज कि आप उसको कितने अच्छे से अपने दिमाग में रख पाते हो, वो मैटर करता है। और मैं बीएनएस में आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, सेक्शन 350, 354 ये सब जो हुआ करते थे आईपीसी के, उनके जो भी पैरेलल बीएनएस में आए उनको याद रख लो, 3-4 को। आईटी एक्ट में अगर आप किसी तरह की उसकी पिक्चर्स या वीडियो सर्कुलेट कर रहे हो तो भी आपको पनिश होगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, सेक्सुअल
प्रिवेंशन एट वर्क प्लेस, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट किए गए, डॉरी प्रोहिबिशन एंड सो ऑन। ठीक है, 8-10 लॉ मैंने आपको यहाँ पे बताए, कोई भी 4-5 याद रख लो, विमेन सेफ्टी के लिए बात खत्म हो जाएगी। इट्स अप टू यू कि आप अपनी प्रिपरेशन को कितना सिंपल बनाना चाहते हैं। अगर ये सब चीजें मुझे याद है तो ये आपको भी याद होंगी, और ये सब सिर्फ इसलिए याद है क्योंकि न्यूज़पेपर में बार बार रिपीट होती रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर कभी पढ़ने का मन ना भी हो तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर को मिस मत करना। न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो याद करना है, ये आपकी माइंडसेट को फ्रेम करेगा उस तरीके से कि फिर आप इजिली वहां पे आंसर हैंडल कर पाओगे। और आप मेंस के पेपर उठा लीजिए GS 2-3 के, दे आर ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बलूचिस्तान का है तो जितनी जरूरत थी काम की उतना मैंने बता दिया। पाकिस्तान हमेशा ये भी ब्लेम डालता है कि इंडिया इस इंसर्जेंसी को हवा देता है फंडिंग और आर्म्स के थ्रू। 1947 में द खान ऑफ कलत ही अनाउंस दैट फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इन बलूचिस्तान। अब उन्होंने भी पहले कश्मीर की तरह जिद पकड़ी थी कि ये हमारा है पूरा पूरा बलूचिस्तान, और उस टाइम जिन्ना ने माइंड भी नहीं किया था कि ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि अंग्रेजों का भी इंटरफेरेंस काफी कम रहा है। इनफैक्ट आज जो ग्वादर पोर्ट है ना वो ओमान के अंडर में आता था। ठीक है, वहां पे ओमान की सल्तनत रूल करती थी। ग्वादर पोर्ट जो हमने शुरू में मैप में देखा पाकिस्तान का, ठीक है, जो चाइना को दिया गया सीपेक प्रोजेक्ट जहां टर्मिनेट हो रहा है, ये ओमान के अंडर में आता था। ये तो बाद में परचेज किया पाकिस्तान ने इनसे। ठीक है, तो बलूचिस्तान में उतना इंटरेस्ट दिखाया भी नहीं था पाकिस्तान ने शुरू में, और इन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया था 1947 में वी आर अ इंडिपेंडेंट स्टेट। बट जब कश्मीर में इन्होंने इन्वेट करना शुरू करा और इंडियन फोर्सेस ने इनको रोक दिया बीच में, ठीक है, और उनको लगा कि कश्मीर मुद्दा तो हल होने से रहा और कश्मीर हमें पूरा मिलेगा नहीं, तब जाके इन्होंने अपना ध्यान बलूचिस्तान की तरफ किया और अपनी पूरी आर्मी आगे बढ़ा दी कि बलूचिस्तान को कैप्चर करना है, कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रह सकता वो। क्योंकि आप देखिए ना उस टाइम की पाकिस्तान, जब हम बात भी कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो वहां पे बलूचिस्तान का कोई मेंशन था भी नहीं शुरू से। फिर हालांकि बाद में जब इन्होंने पाकिस्तान की कोरशिप टैक्टिक्स जब शुरू हुई तो इनको मजबूरी में साइन करना पड़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इन 1948। ठीक है, टिल देन गौधार वाज पार्ट ऑफ सल्तनत ऑफ ओमान, जो उन्होंने परचेज किया फ्रॉम ओमान से इन 1958। ठीक है, तब तक उनका गौधार था, इनका एक ही पोर्ट था, कराची। The history of interdependence, resistance, and incorporation of territories through coercion continues to define Balochistan's political trajectory. सबसे बड़ा रीजन है उसका इकोनॉमिक नेग्लेक्ट। अब इंडिया का अप्रोच देखिए आप, कश्मीरी के दिमाग में जब ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज चल रही थी तब भी इंडिया मैसिव अमाउंट ऑफ फंडिंग देता है वहां पर। अगर आप ये देखेंगे ना सेंटर की तरफ से जो फंड जाता है उसमें पर कैपिटा वाइज तो इतना यूपी, बिहार, सदन किसी स्टेट को नहीं मिलता जितना जम्मू कश्मीर को मिलता था। ठीक है, लेकिन हमने कभी उनका इकोनॉमिक नेग्लेक्ट करने की कोशिश नहीं की, बट यहां पर इन्होंने अपनी ही बलूचिस्तानीज का इकोनॉमिक नेग्लेक्ट बहुत ज्यादा किया। ठीक है, उसके अलावा फिर गवर्नमेंट की काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटेजी लाइक एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, फेक एनकाउंटर्स, इस वजह से रेजिस्टेंस और मजबूत होता चला गया। यहाँ पे चाइना ने काफी सारा इन्वेस्ट किया माइनिंग में, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में ड्यू टू सीपैक। अब इन हर प्रोजेक्ट्स का ना ओरिजिन एंड पॉइंट याद रख लीजिए। 2023 में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था 3 प्रोजेक्ट्स को लेकर। ठीक है, तो सीपैक प्रोजेक्ट शुरू होता है काशगर चाइना से और खत्म होता है ग्वादर के पाकिस्तान में। 40 ईयर की लीज पे ले लिया है इन्होंने ग्वादर पोर्ट। अभी तक के लिए ये कहते हैं कि ये तो कमर्शियल पोर्ट है, चाइना का स्टैंड है, बट देयर आर ऑलवेज एप्रीहेंशन स्पेशली विद इंडिया, क्योंकि अरेबियन सी का एक्सेस देता है चाइनीज नेवी को। देयर इज एप्रीहेंशन रिगार्डिंग ए पॉसिबल मिलिटराइजेशन ऑफ द पोर्ट जब भी चाइना चाहेगा। इसके अलावा इस पोर्ट को क्योंकि चाइना को मिल गया तो काफी सारी चाइनीज ट्रॉलर्स यहाँ आ गए। अब इस वजह से क्या हुआ, बलूचिस्तान की जो फिशिंग कम्युनिटी थी उसके लिए फिश कैच करना बहुत मुश्किल हो गया। वही इशू है जैसा कि हमारे यहाँ इंडिया श्रीलंका में होता है। इंडियन ट्रॉलर्स जाते हैं अपनी बड़ी बड़ी शिप लेके, उधर से वो श्रीलंकन छोटे छोटे फिशरमैन परेशान होते हैं। तो वैसे यहाँ पे बलोच के लोकल जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं चाइनीज ट्रॉलर्स की वजह से। And province demography is changing rapidly as non-locals had moved in Balochistan to work on infrastructure projects under CPEC। ठीक है, तो ये जितने पंजाबी साइड के मुस्लिम्स हैं they all penetrating into Balochistan। There has been steady uptake in the attack by Baloch insurgent groups on the security forces and CPEC projects। ठीक है, अब ये ब्लेम इसके लिए भले इंडिया को कर ले बट असली जड़ इसकी तालिबान है जो अफगानिस्तान में आया। उसको ये लगता है कि हम कैसे भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, और वहां भी इसी की एक प्रॉक्सी चलती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ठीक है, इसके थ्रू प्लस बलोच मिलिटेंट्स के थ्रू।
हम पाकिस्तान को पूरा डिस्टेबलाइज करके और पाकिस्तान में भी वैसा ही रूल स्टैब्लिश कर सकते हैं जैसा हमने अफगानिस्तान में किया है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब में तालिबान बिलीव नहीं करता। न्यू माइनिंग लेवीज कैन रीच कंज्यूमर पावर बिल्स। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था जिसकी हमने बात की थी, उसने क्या कहा था कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली भी लगा सकते हो। रेट्रोस्पेक्टिवली आपको अगर अलग से कोई सेस लगाना है तो आप लगा सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अब इसका जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? कंज्यूमर पे। तो ये माइनिंग वालों का यही कहना है कि कंज्यूमर के पावर बिल फिर इंक्रीज हो सकते हैं। Supreme Court order allowing states to impose mining tax can raise power tariffs impacting the steel and aluminum margin as well. And Supreme Court allowed states to levy cess retrospectively in a staggered manner. ये तो अल्टीमेटली जो भी कॉस्ट बढ़ती है उसकी पूरी पास ऑन कर दी जाती है कंज्यूमर को। न्यू प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म लैंडिंग सुन। अब जैसे हमारा यूपीआई काफी फेमस रहा, ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट हिट, तो इसी तरह की एक चीज लाना चाहते हैं ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ओके, वो पेमेंट इंटरफेस था, ये लैंडिंग इंटरफेस होगा। नाउ दिस विल इनेबल द फ्रिक्शनलेस क्रेडिट व्हाइल डिलीवरिंग बैंकिंग सर्विसेज टू फार्मर्स एंड एमएसएमई बोरोवर्स। तो पेमेंट को इजी बनाने के बाद अब गोल ये है कि लैंडिंग को भी उतना ही इजी बना दिया जाए, स्पेशली फॉर फार्मर्स एंड एमएसएमई। द यूएलआई आर्किटेक्चर हैज कॉमन एंड स्टैंडर्डाइज्ड एपीआईज एंड साइन फॉर प्लग एंड प्ले। मतलब बस आप ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी अकाउंट बनाइए, शुरू हो जाइए। ठीक है, प्लग एंड प्ले अप्रोच टू एंश्योर डिजिटल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज। यानी कि आपके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हो अगर आप एक छोटे से व्यापारी हो, ठीक है, या जीएसटी के पास हो, आप कितना भर रहे हैं कितना नहीं, कितनी आपकी सेल हो रही है, ये सब, ठीक है, आपकी जो भी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह रही हो पहले किसी और बैंक के पास या किसी ऑनलाइन ऐप जहां से आपने लिया हो क्रेडिट हिस्ट्री, तो ये सब एक ही प्लेटफॉर्म दैट इज यूएलआई पे अवेलेबल होगी, ताकि सामने वाले जब आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो सामने वाले बैंक क्लियरली देख सके कि इसकी पास्ट हिस्ट्री कैसी रही है। This will reduce the complexity of multiple technical integration and enable borrowers to benefit from seamless delivery of credit and quicker turnaround time without extensive documentation. ULI is expected to cater to large unmet demand for credit across sectors. अब अगर मुझे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो मेरे पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, मैंने कभी लोन लिया ही नहीं है पहले, ठीक है, रेवेन्यू क्या आएगा क्या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया नहीं है, तो ऐसे में फिर लोन मिलना ईजी नहीं हो जाता। तो इस तरह के अनटैप मार्केट को ये टैप करेगा। जॉबलेस डोल हेल्प कर्नाटका यूथ बट मे फाइंड इट इनसफिशिएंट। अब आपने एक साल के लोगों को कह तो दिया कि हम आपको 3,000 रुपये मंथ देंगे, ठीक है, एज अ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बट उस एक साल में उसे जॉब मिल ही जाएगी इसकी कोई गारंटी थोड़ी है, ठीक है। 3,000 देते हो आप डिग्री होल्डर्स को और 1,500 देते हो डिप्लोमा होल्डर्स को। चलिए आगे चलते हैं। रेलवे आइस न्यूक्लियर एनर्जी। अब रेलवे अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा है कि अपना जो एनर्जी का कंजम्पशन है तो उसका जो खर्चा है उसको कम से कम किया जा सके, तो उसके लिए काफी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रहा है। वो अपने विंड प्रोजेक्ट्स भी लगाता है, वो सोलर प्रोजेक्ट्स भी लगाता है। रेलवे के पास सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा लैंड है ना, तो वहां पे लगाता रहता है। सबसे ज्यादा लैंड के बारे में जब हमने बात की थी वक्त के टाइम, तब मैंने आपको याद कराया था, डिफेंस के पास सबसे ज्यादा है, रेलवे के पास सेकंड नंबर पे एंड थर्ड पे वक्त के पास है। ठीक है, तो विंड एंड सोलर के साथ साथ न्यूक्लियर भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब मैंने एक और आपके साथ टॉपिक किया था मेंस 450 प्लस में, दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, याद है? ठीक है, ये छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स होंगे जिनको बनने में टाइम भी कम लगेगा और ये कैप्टिव यूज के लिए किए जा सकते हैं। यानी कि अगर रेलवे को अपनी एनर्जी नीड्स मीट करनी है तो हम एसएमआर प्लांट लगाएंगे रेलवे वाले, और उसको सिर्फ हम अपनी खुद के कंजम्पशन में ही यूज करेंगे, हम कहीं और सेल आउट नहीं कर रहे हैं उस पावर को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कैप्टिव, राइट। अपने खुद के खर्चे के लिए हम लगा रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम अपनी रेलवे के ऑपरेशंस में ही यूज कर रहे हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इसमें मेंस में क्वेश्चन आने के इस बार सबसे ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, इसके काफी बेनिफिट है ओवर दी ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इंडियन रेलवे इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग कैप्टिव न्यूक्लियर पावर एज इट सीक टू कट फॉसिल फ्यूल यूज। और रेलवे ने गोल भी रखा है अपने सामने टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030, ठीक है। इट एस्टिमेट दैट रिक्वायरिंग 30,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2930। तो ये 30,000 मीट करने के लिए सोलार विंड के साथ साथ न्यूक्लियर को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। सोलार विंड बेस्ड पावर यूनिट्स उसने लगा रखी है, हाइडल को भी टैप कर रहा है, ठीक है। पावर प्लांट लगा सकते हैं, स्मॉल रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, कैप्टिव पावर जनरेटिंग यूनिट्स, ताकि अपने खर्चे के लिए जो बिजली चाहिए वो अपन खुद बना सके।
Railways is the largest consumer of electricity and it spent close to 20,000 crore annually to run trains and establishment. तो अगर SMR टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ होती है तो ये आपके खर्चे को बहुत कम कर देगा। न्यूक्लियर से पावर बनाना बहुत सस्ता है। ओके, देन जापान स्क्रैम्बल जेट्स आफ्टर चाइनीज एयरक्राफ्ट वायलेट इट्स एयर स्पेस। अब देखिए जापान जब से उसके यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे तब से उसने अपनाई थी पॉलिसी पैसिफिस्ट, यानी कि हम ना आर्मी रखेंगे, ना हम वेपन्स बनाएंगे और ना ही हम वेपन से रिलेटेड कोई डील किसी भी कंट्री के साथ करेंगे। जबकि टेक्नोलॉजिकली ये बहुत एडवांस है, ये चाइना से भी ज्यादा आगे है टेक्नोलॉजिकली। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एडवांस टेक्नोलॉजी में जापान ज्यादा आगे है। तो वो बना सकता है वेपन्स, लेकिन जिस तरीके से अब जो आपने सुना होगा फिल्मों में कि दुश्मन होते नहीं है हम खुद बनाते हैं, तो चाइना का वही एटीट्यूड है। एक पैसिफिस्ट कंट्री जिसने वॉर गिव अप कर दी है हमेशा के लिए, आप उसे बुली कर रहे हो, बार बार मजबूर कर रहे हो कि आप अपनी पैसिफिस्ट पॉलिसी से बाहर निकल के आइए वापस से। जापान एग्रेशन में उतना ही आगे था जितना कि जर्मनी था। ठीक है, साउथ कोरियंस और इंक्लूडिंग नॉर्थ भी, ठीक है, वो खैर ज्यादा बातें नहीं करते हैं पब्लिक में, बट कोरियन पेनिनसुला आज भी जापानीज को पसंद नहीं करता है। इतने मास रेप किए गए थे जापानीज फोर्सेस के द्वारा कोरियन गर्ल्स के, ठीक, आज भी वहां पर मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं इसके लिए, जो याद दिलाता है कि जापानीज आर्मी कितनी ब्रूटल एंड क्रूअल थी। बट कोरिया जो हमेशा से नफरत करता है जापान से, पिछले कुछ सालों में चाइना की वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, क्योंकि अब कॉमन थ्रेट है उन दोनों के ऊपर। Chinese military aircraft violated its airspace in a further escalation of regional tension। एक तरफ फिलीपींस को भी परेशान कर रहा है, वियतनाम को भी परेशान कर रहा है साउथ में, और इधर जापान को भी परेशान कर रहा है। The aircraft violated the territorial airspace of the Danjo Island in Nagasaki Prefecture। Japan, staunchly pacifist for decades, has ramped up defense spending with US encouragement। क्योंकि वो कहता है ना, वो ट्रम्प आया था जब कि मैं क्यों जिम्मेदारी लूं पूरी डिफेंस की आपके, ठीक है, आप पे कीजिए फिर मुझे उसके लिए। मूविंग टू एक्वायर काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज एंड ईजिंग द रूल्स ऑन आर्म्स एक्सपोर्ट। तो अब उसने दोनों चीजें अपने यहाँ पर चेंज कर रहा है। वो काउंटर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी भी डेवलप कर रहा है कि अगर चाइना नहीं सुधरता है और हम पे कभी अटैक करता है तो हम काउंटर कर पाएंगे, और दूसरा उसने अपने रूल्स भी इजी कर दिए हैं ऑन आर्म्स एक्सपोर्ट। तो अब वो आर्म्स बनाकर दूसरी कंट्रीज को भी दे रहा है। Tokyo is also providing funding and equipment such as patrol vessel to countries across the region and agreed in July on a deal with Philippines allowing troops deployment on each other's soil। तो अब जापान ने यहाँ पे ये भी अलाउ कर दिया है कि ट्रूप डेप्लॉयमेंट किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि जापान के पास अपनी आर्मी कभी मेंटेन नहीं की उसने, उसने सिर्फ अपनी एक डिफेंस फोर्स मेंटेन की, छोटी सी। ओके, उस तरह की आर्मी नहीं जैसे उसने कभी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर मोबिलाइज की थी। एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं रखता उतनी, सिर्फ एक डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स रखता है छोटी सी। जापान एंड साउथ कोरिया हैव मूव टू बरी द हिस्टोरिकल हेड चैट। वही मैंने बताया जो मास रेप वाला सीन। टोक्यो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वाड अलायंस विद यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ग्रुपिंग सीन एज बुलवाक अगेंस्ट बीजिंग। तो ये तीन मेजर चेंजेस हैं जो जापान ने अपनी पॉलिसी में किए हैं पिछले कुछ टाइम में ड्यू टू बुली ऑफ चाइना। कोलंबो पोर्ट वेलकम इंडियन एंड चाइनीज वॉरशिप। अब पिछले साल इन्होंने अपने यहाँ पर लिमिट लगा दी थी कि हम ना चाइनीज वेसल्स को अलाउ करेंगे ना इंडियंस को, लेकिन इंडिया का था कि चाइना को अवॉइड कीजिए क्योंकि हमें थ्रेट फील होता है उससे, तो उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने साथ में कहा देखिए रूल्स अलग अलग नहीं हो सकते एक कंट्री के लिए, तो जिस तरीके से हम चाइना को ट्रीट करेंगे वैसे ही इंडिया को भी करेंगे। तो अब जाकर उन्होंने दोनों को ही वेलकम किया है, करेंगे वेलकम तो दोनों को, अदरवाइज दोनों को अलाउ नहीं करेंगे। India's reservation on port calls by Chinese research vessel are well known। अब पोर्ट कॉल क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं, आप जहाज पे रहते हो कई कई दिन, तो उसके बाद जो रेस्ट करना हो, रिफ्रेशमेंट वॉट उसके लिए आप किसी पोर्ट पे जा सकते हो, अपनी शिप को डॉक कर सकते हो। श्रीलंका hinted at possible lifting the ban on foreign vessel next year। तो ये बैन नेक्स्ट ईयर हटा लेगा शायद, इंडिया के दबाव में उसने बना तो दिया था चाइना को ध्यान में रखते हुए, बट अभी हटाएगा तो फिर दोनों पे से हटाएगा, इंडियन वेसल भी आ सकते हैं, चाइनीज वेसल्स भी आ सकते हैं। ये फिलीपींस और चाइना के बीच जो डिस्प्यूट पूरा चलता है वो चलता है सबीना शोल में। ये सब बातें मैंने आपके साथ की है जब मैंने आपके साथ इंडो पैसिफिक की बात एक्सप्लेन की थी। ये बाकी सब न्यूज़पेपर है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप रनिंग।